र्योमा एक अकेला और अजीब एक बेचारा इंसान था जो अकेलेपन में जीता था। उसने अपने पिछली जिंदगी के लगभग 3 साल बिल्कुल तन्हा गुजारे थे। उसने 1069 से ज्यादा स्लाइम पाल लिए थे। वक्त के साथ इवॉल्व होके वो एक लेजेंडरी प्रजाति बनने लगे। कुछ स्लाइम के पास जबरदस्त पावर आ गई और कुछ क्लीनर स्लाइम बन गए जो बर्तन धोते थे, क्योंकि अभी तो उसको कोई बीबी मिलने वाली नहीं थी। बाकी के स्लाइम गार्बेज बन गए जो कचरा खा जाते थे, जो एक एनिमे कन्वेंशन जैसा बदबू मार रहा था। उसको लगा कि अब वो शांति से जिंदगी जी सकता है, लेकिन एक दिन उसने देखा कि सोल्जरों का एक ग्रुप अपने एक साथी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब र्योमा सोल्जरों के पास गया तब सोल्जरों ने ऑलमोस्ट उसको मार ही दिया था, बट फिर भी उसने एक कोशिश की उनसे बात करने की। उसने उन सोल्जरों को बताया कि उसके पास एक दवा है जो उनके दोस्त की जान बचा सकता है, लेकिन सालों तक किसी से बात न करने की वजह से उसको बात करने में काफी दिक्कत आ रही थी। वो ठीक से शब्द नहीं बना पा रहा था, पर फिर भी सोल्जरों ने उसकी बात पे यकीन किया और उसकी दवा अपने साथी को दी जो जिंदा हो गया। साथी को जिंदा देखकर सभी को सुकून मिला, जिस बात पर रोमा ने उन सभी को अपने घर पर बुलाया। बट जैसे ही सोल्जर उसके घर के करीब आए, उन्होंने देखा कि एक झुंड स्लाइम मॉन्स्टरों का जो अटैक के लिए तैयार था। लेकिन रोमा ने उन सभी को समझाने की कोशिश की ये सारे मॉन्स्टर उसके अपने मॉन्स्टर हैं जो मेरी फैमिली हैं। सिपाही इसे अजीब समझने लगे, लेकिन फिर भी वो लोग पीछे हट गए और उसके साथ चलने लगे। जब वे सब एक खड़ी चट्टान के किनारे पहुंचे तो रोमा ने अपना मैजिक एक्टिवेट किया जो उसके सीक्रेट एंट्रेंस को दिखाता था। उसने उनके जख्मी सोल्जरों को अपने बिस्तर पर सोने दिया। जब सिपाही इधर उधर देखने लगे तब उनमें से एक सिपाही को समझ में आया कि घर में सिर्फ एक ही इंसान को रहने के लिए सामान है। तभी र्योमा वापिस आता है और उन्हें और दबा देता है। ये देखकर वे लोग सोचने लगे कि आखिर एक बच्चा मिथिकल जंगल में कैसे रह रहा है। उनका लीडर अपने आप को डक रिनहार्ड बताकर र्योमा का धन्यवाद करता है, क्योंकि उसने उनके दोस्तों की जान बचाई थी, क्योंकि वो लोग डाकुओं के हमले में घायल हो गए थे। लेकिन डक ये भी जानने में काफी इंटरेस्ट रखता था कि र्योमा ने हीलिंग मैजिक का पोषण बनाना कहाँ से सीखा था, जिस पर र्योमा उसे बताता है कि ये सब उसने अपने दादा दादी से सीखा था। लेकिन 3 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है, तब से वो अकेला ही रह रहा है, क्योंकि किसी भी गांव वालों ने एक आउटसाइडर को अपनी बस्ती में शामिल नहीं किया। ये सुनकर एक सिपाही को बुरा लगने लगा कि र्योमा इतने समय से अकेला जी रहा है। सिपाहियों ने फैसला किया कि वो लोग र्योमा को एक क्रिस्टल बॉल दिखाएंगे, जिससे पता लगेगा कि वो मुजरिम है कि नहीं, और साथ ही उसके छिपे हुए स्किल को भी दिखाएगा। जैसे ही र्योमा उस बॉल के ऊपर हाथ रखता है तब वो बॉल बताती है कि वो कोई अपराधी नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई भी कम्बैट स्किल नहीं है। वो एक लड़की से भी ज्यादा कमजोर है। लेकिन र्योमा जब खाना बनाने के लिए चला गया तब मैग ने दूसरे सिपाहियों को वो कार्सल बॉल दिखाई। जब उन्होंने उसकी ओवर पावर स्किल को देखा तो वो सभी लोग हैरान रह गए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसकी मेंटल पेन रेसिस्टेंस स्किल मैक्स आउट थी। इससे उन सभी को समझ में आता है कि र्योमा की जिंदगी में बहुत ज्यादा कठिन दुख दर्द झेले हैं। जल्द ही सारे सिपाही अपने शहर लौटने के लिए तैयार हो गए, बट जैसे ही वो सभी लोग चले गए र्योमा को अपने सीने में एक दर्द महसूस हुआ। उसे ये सोचकर काफी अफसोस होने लगा कि उसने उनसे अपने दादा दादी के बारे में झूठ बोला। हकीकत यह थी कि 3 साल पहले वो एक बदसूरत, कम पैसों में काम करने वाला और ज्यादा मेहनत करने वाला एक सैलरी मैन था, जो एक दिल का दोहरा पड़ने के बाद हेवनली डायमेंशन में पहुंच गया था। लेकिन जब देवी देवताओं ने उससे पूछा क्या वो दुखी है, तब उसने यह कहा कि वो बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जहाँ पर उसकी जिंदगी बस खत्म हो जाए। उसके दुखद जिंदगी के दिन बस एक ही जैसे गुजरते थे। वो एक ब्लैक कंपनी में काम करता था जहाँ पर बिना किसी पैसों के एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना पड़ता था। वो लोग उसे रात रात भर काम करवाते थे और उसे एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती थी। जब उसने देवताओं से पूछा कि वो कौन है, तभी जैन ने बताया कि वो द गॉड ऑफ क्रिएशन है। लोलोटाई ने बताया कि वो प्रेम की देवी है, द गॉडेस ऑफ लव, और कुफू द गॉड ऑफ लाइफ है। ये सुनकर रियोको को शक होने लगा कहीं वो इस स्काई यूनिवर्स में तो नहीं आ गया। इस पर देवताओं ने मजाक में कहा कि ये लड़का तो हमें पकड़ ही लेगा। फिर उनने बताया कि उसकी दुखद जिंदगी का अंत कर दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका चेहरा बहुत बदसूरत है, लेकिन एक और जीवन में उसे बदसूरत चेहरा ही मिलने वाला है। ये सुनकर र्योमा को गुस्सा आया और उसने पूछा कि ये कैसा इंसाफ है। आखिर उसका चेहरा बस इस वजह से बिगड़ गया था क्योंकि उसके बॉस ने उसके चेहरे पर शराब की बोतल दे मारी थी। उसने अपने 20 साल तक जहरीले टॉक्सिक बाप के दुख सहे ताकि वो अपनी माँ की मदद कर सके, लेकिन आखिर में उसका सारा संग
संघर्ष बेकार चला गया, जिस पर जैन ने कहा कि उसे यहाँ पर ले आने का मकसद सिर्फ उसके दुख को और बढ़ाना था, ताकि उसे एक और बदसूरत बच्चे के रूप में जन्म दिया जा सके। लेकिन थोड़ा सा इंसाफ करने के लिए देवताओं ने उसके शरीर में पृथ्वी की थोड़ी सी शक्ति डाल दी, ताकि वो जब उस दुनिया में जाए तो उसके पास कुछ अलग तरीके की शक्तियाँ हो। देवताओं ने उससे एक NDA साइन करवा दिया। फिर उन्होंने मजाक में कहा कि वो एक बार फिर से गरीब और नाकाम इंसान की तरह जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाए। उसके समझने से पहले उसकी आंखें एक दूसरी दुनिया में खुली और उसका एक नया जीवन एक नए शरीर में हो गया। उसे अपने पास ज्ञान की किताब द बुक ऑफ नॉलेज मिली, जो देवताओं ने उसके लिए छोड़ी थी। किताब के आखिरी पन्ने पे उसे दिखा कि उसके पास कुछ लेजेंडरी स्किल है जो देवताओं ने उसको गिफ्ट की थी। उसने सोचा इस ताकत को पता करने के लिए वो एक पेड़ पर ट्राई करता है, और सिर्फ एक किक मारते ही पूरा पेड़ गिर गया। ये सब देखकर उसने सोचा कि अब वो अपनी ताकत को किस तरीके से कंट्रोल करे। तभी उसके पास एक रैंडम स्लाइम आ गया, तो उसने सोचा कि इस पर वो अपनी काम करने की कला ट्राई करे। उसने किताब पढ़ते ही अपनी एनर्जी को रिलीज किया और स्पेल कास्ट कर दिया, जिस वजह से वो स्लाइम उसका पालतू फैमिलियर बन गया। जिसके बाद वो और उसका स्लाइम दोनों ही मिलकर बहुत दूर तक सफर करने लगे, और अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी स्लाइम रिसर्च करने में लगा देगा। 2 हफ्ते बाद जब उसने रेनहार्ट के सिपाहियों को लास्ट टाइम देखा था, तब वो अपने सभी स्लाइम की गिनती कर रहा था। तभी वो सोल्जर वापस से उससे मिलने के लिए आए, लेकिन उनके साथ एक और इंसान होता है जो उसका आगे चल के लव इंटरेस्ट होने वाला था। रेनहार्ट के डैड यहाँ पर उसको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि उनका नाम रियान ब्लैक है। यहाँ पर रेनहार्ट के साथ उसकी चालाक पत्नी एलिस भी थी, लेकिन र्योमा सिर्फ उसकी बेटी आर्या से मिलना चाहता था। बट उस लड़की का नाम एली आर्या है, पर हम उसे आर्या ही बुलाएंगे। जिसके बाद आर्या उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसको सुनकर उसके दादाजी हंसने लगते हैं, लेकिन वो उसके पास इतने सारे स्लाइम देख के हैरान रहते हैं। तभी आर्या उससे पूछती है कि तुम अपने घर में इतने सारे स्लाइम आखिर कैसे रख लेते हो। जहाँ पर र्योमा उसके सामने अपनी सुपर पावर दिखाने लगता है। उसकी आंखों के सामने 100 स्लाइम एक दूसरे के ऊपर जंप करने लगे, जब तक वो एक बड़े स्लाइम में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। एलिस ये सब देखकर चौंक जाती है, क्योंकि अभी तक इतिहास में किसी ने इतने बड़े स्लाइम नहीं देखे थे। लेकिन र्योमा ने उसे बताया कि ये सिर्फ 100 स्लाइम का एक साथ जुड़ने का नतीजा है, कोई अलग प्राणी नहीं। इस पर एलिस ने उसे कहा कि वो दुनिया का पहला प्राणी है जिसने ये मिस्ट्री सॉल्व कर ली। लेकिन तभी बटलर ने गुस्से में बोला कि एलिस अपने सुंदर हाथों को इन बदबूदार और घिनौने इंसानों को हाथ न लगाएं। तभी र्योमा ने फैसला किया कि वो सभी लोगों को अपने घर पर बुलाएगा और सभी स्लाइम को छोटा होने का आदेश दे देता है। जब सभी लोग घर के अंदर जाते हैं, तभी रेनहार्ट र्योमा को एक गोल्डन क्लॉक गिफ्ट में देता है, क्योंकि र्योमा के पास समय देखने का कोई भी तरीका नहीं था। जिसके बाद र्योमा ने उन्हें कार्बेज स्लाइम दिखाए जो सारा कचरा खा जाते हैं, और उसने क्लीनर स्लाइम दिखाए जो घर की साफ सफाई करने में इतने ज्यादा अच्छे थे। इसको देखकर उनको अपनी बेकार और बदसूरत मेड यूजलेस लगने लगी। जिस पर र्योमा ने मजाक में कहा कि वो लोग सब कुछ साफ कर सकते हैं, बस तुम्हारा घिनौना कचरे को छोड़कर। तभी सब लोग दूर भागने लगे और कोई भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। तभी उसने स्लाइम के अंदर अपना हाथ डाल दिया और सभी को बताया कि ये किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तभी उसने कहा कि उसने अपना बस हुआ चेहरा साफ करने की कोशिश की, पर ये मेथड काम नहीं आया। आर्या अभी भी एक क्लीनर स्लाइम को अपना एक फैमिली बनाना चाहती थी, बट र्योमा को लगा कि एक लड़की को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ये सुनकर गार्ड ने पूछा कि वो इसका क्या मतलब निकाल रहा है। बात खत्म होने के बाद वो सभी लोग समझ गए कि इस हगीज के पास बहुत हिम्मत है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि अपने आर्मर उतारो और जाओ नहा लो। इस पर सभी ने उसे थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद र्योमा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जो क्लीनर स्लाइम होते हैं वो बस अपने फ्यूचर ओनर के पसीने से अट्रैक्ट होते हैं। ये सुनकर आर्या थोड़ी शौक रहती है, पर उसे एक स्लाइम अपने पास चाहिए था, एक टीममेट की तरह। कुछ घंटों बाद जब वो जंगल में गई तो उसने दिन के अंत तक उसने अपना एक नया फैमिली बना लिया। उसने वादा किया कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी और उसे एक ट्रेजर की तरह संभालेगी। वापस घर आके र्योमा ने अपने पहले स्लाइम को याद किया कि ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि र्योमा ने जिंदगी में पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचा था। जब उसने अपने पहले स्लाइम को याद किया तब उसके मन में एक बात आई कि वो अब उसके साथ नहीं है, शायद वो कोई बेहतर दुनिया में होगा। तभी रेनबैश ने उसे अपने साथ टाउन में चलने का ऑफर दिया। इसे सुनकर र्योमा एकदम शॉक हो गया, क्योंकि उसके लिए ये एक नई जगह और जिंदगी की पहली ट्रिप थी।
तभी आर्या ने उसे बताया कि जब उसने अपना घर छोड़ा था तो उसे भी काफी बुरा लगा था, लेकिन जब उसने दुनिया देखी तो उसे समझ आया कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। तब उसको रियलाइज हुआ कि घर पर रहना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा शायद। ये बात रियोमा के दिल को छू गई। वो सोचता है कि वो एक गेमर की तरह अपने आप को एक कमरे में बंद नहीं रख सकता, इसीलिए उसने उनसे पूछा क्या वो उनके साथ एडवेंचर पे जा सकता है। ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो गए कि रियोमा उनके साथ जा रहा है। रेनहार्ड ने कहा कि वो रियोमा के सामान को ले जाने में मदद कर सकता है। तभी रियोमा ने उनके सामने सीक्रेट बॉक्स रिवील किया कि उसके पास वॉइड बॉक्स है। रेनहार्ड ये सब देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि ये एक यूनिक स्किल है, ये सिर्फ एक ही इंसान के पास हो सकती है। एलिस ये सब देख के काफी इम्प्रेस हो गई थी और उसने मजाक में कहा रियोमा तुम उस लड़की को भूल जाओ, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें सिखाने के लिए रेडी हूँ। रियोमा सोच ही रहा था कि इसका क्या मतलब, तभी वो आर्या की तरफ देखता है। तभी आर्या ने घूर कर उससे कहा कि अगर तुमने मेरी माँ को चूज किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगी। तभी डरते हुए रियोमा ने कहा कि वो उन दोनों वसूयत लोगों में से किसी को भी नहीं चुनेगा, उसके लिए स्लाइम बेस्ट है। जिसके बाद रियोमा ने अपना सामान पैक करना शुरू किया जो उसने सालों तक फॉरेस्ट डेंजरस बीस्ट से रेयर ड्रॉप इकट्ठे करके जमा किए थे। जल्द ही उसका पूरा घर खाली हो गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने बनाए हुए गॉड स्टैचू के पास जाके कहा कि जब वो एक नए टाउन में पहुंचेगा तब वो एक नया टावर बनाएगा। फिर उसने अपने घर की एंट्रेंस बंद कर दी और बटलर ने अपने वॉइड बॉक्स से एक घोड़ा गाड़ी बाहर निकाली। अब वो लोग जाने के लिए तैयार थे। जब वो लोग सफर के लिए निकले तब एलिस ने सोचा कि क्या रियोमा सच में आग और पानी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन रियोमा ने उसे और भी बड़ा झटका दिया। उसने कहा कि वो दुनिया के सारे एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। रेनहार्ड एकदम हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस ओवर पावर लड़के की एबिलिटी कब रुकेगी। जब रियोमा ने रेनहार्ड के चेहरे को देखा तब उसका मन उसका मजाक उड़ाने का किया, पर उसने अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया। लेकिन जब उसने देखा कि रेनहार्ड की बीबी उसे छोड़ने की तैयारी में है तब वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाया और उसने हल्का सा हंस दिया, जिसे देखकर रेनहार्ड एकदम कंफ्यूज हो गया और उसने कहा अब तुम्हें क्या मजाक लग रहा है। जिसके बाद उनका ऐसे ही सफर कई हफ्तों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन बहुत बारिश हुई जिसके वजह से लैंडस्लाइड हो गई और उनकी करज बस नीचे ही गिरने वाली थी। तभी रियोमा ने अपना एक सीक्रेट रिवील किया। उसने अपने स्टिकी स्लाइम को यूज करके एक रेनकोट बनाया जो पानी को रिफ्लेक्ट करता है। फिर वो तुरंत बाहर गए ताकि सोल्जरों की मदद कर सके। जैसे ही वो लोग बाहर निकले तभी एक स्लाइड बैरियर कास्ट किया जो सोल्जरों के ऊपर बारिश नहीं गिरने देता। उसने सोल्जरों से कहा कि मैं लैंडस्लाइड को हटा सकता हूँ। उसके बाद उसने अपने क्रिएट ब्लॉक मैजिक का इस्तेमाल किया जो मिट्टी को ब्रिक्स में बदल रहा था। फिर उसने स्लाइम को कमांड दिया कि वो इन ब्रिक्स को ले जाके एक पाथ बनाए जिससे सब लोग आगे जा सकें। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही एलिसा उसके पास आई और उसे दो महान योद्धा के बीच लड़ने के लिए छोड़ दिया, जिससे उसकी सांस फूलने लगी। रियोमा यहाँ पर उसको काफी कुछ कहने वाला था, पर वो सबके खुश चेहरे को देखकर वहाँ पर कुछ नहीं कहता। उसको भी यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने सभी लोगों की मदद की। लेकिन तभी उसने सोचा कि वो एलिसा के इसी स्वर्ग में रहे तो उसकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी और उसे कितना अच्छा लगेगा। 3 दिन आखिर सफर करने के बाद वो लोग एक नए टाउन पहुंचे जहां पर रियोमा को अपना स्टेटस रजिस्टर करवाना था। जहां पर माइनिंग टाउन रियोमा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। रियोमा को अपना एडवेंचर कार्ड बनवाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस उसे क्रिस्टल पे हाथ रखना था, जिसके बाद वो क्रिस्टल उसकी रैंक बता देगा। तभी पलक झपकते ही वो देवताओं के पास पहुंच जाता है। ये देख के वो भी काफी हैरान होता है। उसे लगता है कहीं वो फिर से मर तो नहीं गया। तभी देवताओं ने उससे कहा कि उनने उसको एक ऑर्कल स्किल दी है क्योंकि उसने 3 साल तक उनकी पूजा की। तभी देवता उसके क्लीन बाथरूम की तारीफ करने लगे। तभी रियोमा ने बताया कि ये सब कमाल उसके गार्बेज स्लाइम की वजह से है। तभी गॉड उसे एक सीक्रेट बात बताते हैं। उनने सिर्फ नए स्लाइम स्पीसीज नहीं बनाई बल्कि उनने तो दुनिया का पहला स्लाइम भी क्रिएट किया था और उनने उनको एक इन्फिनिटी एवोल्यूशन सिस्टम दिया था जो उनकी लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। अब रियोमा को समझ में आया कि तभी तो सभी लोग उसके स्लाइम को देख कर इतना हैरान हो गए थे, क्योंकि इसकी वजह ये थे कि वो स्लाइम दुनिया में पहली बार देखे गए थे। लेकिन गॉड के लिए ये बात ज्यादा शॉकिंग थी कि उसके ड्यूक फैमिली कैसे मिल गई। तभी गॉडेस ने रिवील किया कि एक और लड़की जो दूसरी दुनिया से आई थी उसने भी अपना सफर इसी फैमिली के साथ शुरू किया था। दूसरी तरफ अभी भी मैजिक स्पेयर चमक रही थी। ये देख के सभी लोग शॉक थे कि आखिर रियोमा अभी तक जिंदा कैसे है। उसने गॉडेस की बात सोची। ऐसे ही वो भी एक ट्रक एक्सीडेंट के बाद इस दुनिया में आई थी और उसका बस एक ही सपना था एनिमल को टेम करना। इसलिए उसने टेमिंग मैजिक को क्रिएट किया और जामिल फैमिली में शादी की और देवता हमेशा उसके ऊपर अपनी ब्लेसिंग देते रहे।
जिस वजह से आर्या दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग 20 तामर में से एक है। अब र्योमा को समझ आया कि आर्या इतनी डिटरमिनेट क्यों है, लेकिन उसके मन में एक और सवाल आया, क्या वो कभी किसी ऐसे इंसान से मिलेगा जो अर्थ से रिकार्नेट हुआ है। तभी गॉडेस ने बताया कि वो सिर्फ 200 साल में एक बार ही इंसान को टेलीपोर्ट करते हैं। तभी गॉड ने बताया कि एक बार उन्हें गलती से एक हार्डकोर ओटाकू को टेलीपोर्ट कर दिया था जो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता था, लेकिन वो इतना बड़ा लूजर था कि कुछ नहीं कर पाया। बस वो अपने रूम में डिप्रेशन में पड़ा रहा। पर यहाँ पर देवता काफी ज्यादा खुश थे, कम से कम र्योमा एक विलन तो नहीं बना। लेकिन अब वक्त था र्योमा को वापस उसकी दुनिया में भेजना। भीड़ के बीच उसकी आँख खुली, सब लोग हैरानी की नजरों से उसको देख रहे थे, लेकिन र्योमा को अपने स्माइल पे पूरा भरोसा था। जैसे ही उन्होंने तामर गिल्ड में रजिस्टर करना शुरू किया, तभी वहाँ पर एक आदमी उसे बहुत ही लाइटली लेने लगा, क्योंकि र्योमा के पास सिर्फ स्लाइम थे। लेकिन आर्या अभी भी शॉक थी, क्योंकि र्योमा का मैजिक 1,98,000 था और फिर भी उसने सभी स्पेल को मास्टर कर लिया। क्योंकि आर्या की मैजिक कैपेसिटी 2 लाख से ज्यादा थी, पर फिर भी वो अभी तक किसी भी स्पेल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तभी र्योमा उसे बताता है कि उसने बस मैजिक के साथ ऐसे ही खेलना शुरू किया था और फिर धीरे धीरे सब कुछ मास्टर कर लिया। अब गिल्ड का टेस्ट शुरू होने वाला था और सबको लग रहा था कि र्योमा उसमें फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास बस कमजोर स्लाइम ही थे। लेकिन वो एक चीज भूल रहे थे कि र्योमा वो लड़का है जहाँ पर गॉड ने उसे अपने चाइल्ड का टाइटल दिया था। सब लोग र्योमा की स्पीड और एक्यूरेसी को देखकर स्टन रह गए। इंस्ट्रक्टर ने उसे ऑफिशियली डिक्लेयर पास कर दिया था। अब अगला टेस्ट क्लोज कॉम्बैट का होने वाला था। सबको लग रहा था कि र्योमा बस एक आर्चर है और उसका क्लोज कॉम्बैट में कोई भी चांस नहीं होगा, लेकिन वो सब लोग शायद भूल गए थे कि र्योमा बस एक आर्चर नहीं था, वो एक बेहतरीन प्रोटैगनिस्ट था जिसे गॉड ने खुद ब्लेसिंग्स दी थी। जब सब टेस्ट खत्म हो गया, तब इंस्ट्रक्टर ने बताया कि उसका ब्लेड सिर्फ रिफ्लेक्स टेस्ट करने के लिए था। वो देखकर हैरान रह गया कि र्योमा ने तुरंत अटैक कर दिया, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया था। फिर उसने ड्यूक परिवार को बताया कि र्योमा ने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं। इसी बात पे आर्या उसके साथ घूमते हुए बधाई देने लगी। गिल्ड ने र्योमा को जी रैंक कार्ड दिया और कहा, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन तुम एस रैंक एडवेंचर बन जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत सी क्विट्स को कंप्लीट करना होगा। रिसेप्शन के पास जब र्योमा जाता है, तब उसको पता लगता है कि वो अपनी रैंक से एक लेवल ऊपर क्विट्स को ले सकता है। जब उसने क्विट्स बोर्ड को देखा, तब उसको पता लगा कि कम्युनिटी का टॉयलेट खराब है। खराब होने की वजह से वहाँ के लोगों ने उस टॉयलेट का बहुत ही बुरा हाल कर दिया है और बहुत ही गंदगी मचा दी है। इसलिए उसने पहले एक छोटी सफाई वाला क्विट्स लेने का फैसला किया और उसने अपने ओवर पावर कार्बेज और एक स्लाइम को यूज किया। थोड़ी देर में सब कुछ सेट हो गया और उसने अपने जर्नी के लिए तैयारी शुरू कर दी। आर्या के परिवार ने उसको विदा किया, जिसके बाद र्योमा अपनी जर्नी पर निकल पड़ा। जब वो एक नए घर में पहुंचा, तब उसने देखा कि एक हॉट गर्ल जो उसके सामने खड़ी हुई थी, वो बार बार उसके सामने म्याऊ म्याऊ कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा बदबू मार रही है, उसी के साथ उसका घर भी बहुत बदबू मार रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपने क्लीनर स्लाइम को बुला लिया। लगभग पूरी कम्युनिटी का कचरा उसके घर के बाजू में ही फेंक दिया जाता था। जब वो वहाँ पर पहुंचा, तब उसने अपने गार्बेज स्लाइम को बाहर निकाला और उन्हें छोटे से बड़ा किया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में उनका सारा कचरा साफ हो गया। जब सब कुछ साफ हो गया, तब र्योमा ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपने क्लीनर स्लाइम की मदद से पूरी दीवार को जोड़ दिया जो टूट गई थी। और फिर थोड़ी देर में वो यहाँ पर सब कुछ चमका देते हैं और फिर कुछ घंटों में पूरा एरिया बिल्कुल ही नया लगने लगा था। इस सब को देखकर वो कैटगर्ल यहाँ पर रोने लगी। जब र्योमा यहाँ से जा रहा था, तब उसको एहसास हुआ कि वो इस दुनिया को और भी बेहतर बना सकता है। जब वो गिल्ड में वापस आया, तो वो ये देख के हैरान हो गया कि जो वो कैटगर्ल थी, उसने र्योमा के लिए एक गिफ्ट दिया था जो उसकी पहले दिन की सैलरी से कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उस कैटगर्ल ने उसके लिए ढेर सारा सोना छोड़ दिया था। तभी गिल्ड मास्टर उसके पास आया और बोला कि उसको भी काफी हैरानी हो रही है कि इतनी जल्दी उसने इतना सारा काम कैसे कर दिया। इसलिए उसने र्योमा से पूछा कि तुमने आखिर ये सब कैसे किया। जब र्योमा ने उसे बताया कि उसने अपनी मैजिकल पावर और स्लाइम को इस्तेमाल किया, तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं कि एक और जगह है जो तुम्हें साफ करनी पड़ेगी। लेकिन र्योमा पहले से ही जानता था कि वो कम्युनिटी का टॉयलेट है। मास्टर ने बताया कि लोगों को सरकार ने फंडिंग देना बंद कर दिया जब उनका दिवाला निकलने लगा, इसलिए कोई भी बिना पैसों के काम नहीं करना चाहता। इसी वजह से धीरे धीरे सारे टॉयलेट बर्बाद हो गए। तभी वो सोचता है कि वो रेनहार्ट की फैमिली से भी पूछ सकता है क्या वो इस काम में उसकी मदद कर सकते हैं। र्योमा ने उन्हें बताया कि सरकार ने फंडिंग काट दी है, लेकिन ये पहली बार था कि रेनहार्ट ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी। इस वजह से उसने अपने बटलर को शहर में करप्शन की जांच पड़ताल करने के लिए भेजा। अगले सुबह र्योमा
30 कम्युनिटी टॉयलेट साफ करने के लिए पहुंच जाता है। उसने अपने आइटम बॉक्स से सारे स्लाइम बुला लिए, फिर उसने अपने सारे कपड़े निकाले और एक स्लाइम को अपने मुंह पर रख लिया ताकि बदबू से बचा जा सके। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सारे कार्बे स्लाइम अंदर टूट पड़े। कुछ घंटों तक कचरा खाने के बाद र्योमा ने अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल किया और इस जगह को अच्छे से धो दिया। कुछ घंटों बाद उसे समझ आया कि बाकी के 29 स्ट्रक्चर को साफ करने में काफी टाइम लग सकता है या फिर काफी दिन भी लग सकते हैं, लेकिन कार्बे स्लाइम ने अपने आप को डिवाइड कर दिया और उनकी शक्तियाँ पहले से दुगनी हो गयी। लेकिन जब उसने उनकी स्टेटर देखी तो वो हैरान रह गया। उन्होंने पॉइजन रेसिस्टेंट स्किल सीख ली थी और जब उसने कहा कि उसने पूरी जगह साफ कर दी है, तभी एलिस और आर्या ने कह दिया कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ ये जरूरी था कि र्योमा ठीक महसूस करे। ये पहली बार था कि र्योमा को महसूस हुआ कि कोई उसकी फिक्र करता है। लेकिन गिल्ड मास्टर को समझ आया कि र्योमा अगर वो अपना ध्यान नहीं रखेगा तो धीरे धीरे ये पॉइजन उसकी जान भी ले सकता है। तभी र्योमा ने उसे अपना स्टेटर बोर्ड दिखाया और कहा कि उसके पास 100 से भी ज्यादा स्किल है, वो उसे ऐसे मरने नहीं देंगी। उसकी ये पावर देख के आर्या के ग्रैंडफा ने कहा कि वो अपने आप को सुरक्षित रख लेगा। कुछ घंटों बाद फिर से र्योमा पिट साफ करने के लिए फिर से तैयार हो गया, लेकिन इस बार उसने 1000 कार्बे स्लाइम को कंबाइन करके एक किंग कार्बे स्लाइम बना लिया, जिससे वो अपनी गिल्टोनी स्किल को यूज कर सके। इस वजह से जो काम पहले 3 घंटे लेता था अब वो सिर्फ 1 ही घंटे में हो जाएगा। कुछ घंटों तक टॉयलेट साफ करने के बाद ड्यूक फैमिली र्योमा को लेकर काफी परेशान हो गई, इसीलिए उन्होंने खाने और पीने की चीजें उसके पास भेज दी, क्योंकि वो रात होने के बाद भी घर लौटने नहीं वाला था। जब रात होने लगी तब एडवेंचर ये सोचने लगे कि र्योमा अभी तक काम क्यों कर रहा है। रात भर ऐसे ही काम चलता रहा। र्योमा ने ठान लिया था कि वो सब कुछ साफ करके यहाँ से बाहर निकलेगा। तीसरे दिन जब सारे बेडरूम की सफाई हो गई तो अंततः उसका काम समाप्त हुआ, लेकिन सभी एडवेंचर उसकी सेहत को लेकर काफी चिंतित थे। तभी मिया उसे गले लगा लेती है और र्योमा यहाँ पर सोच लगता है कि वो हमेशा एडवेंचर गिल्ड में किसी न किसी ड्रामे में फंसी जाता है। गिल्ड मास्टर ने उसे बताया कि उसकी इस मेहनत के बदले उसे एक बहुत ही बड़ा इनाम मिलने वाला है, लेकिन र्योमा को इस बात की फिक्र नहीं थी कि उसको उस कचड़े को वापस दोबारा देखना पड़ेगा। जब वो घर पर पहुंचता है तो उसने महसूस किया कि सुबह हो चुकी है। ये उसे उन रातों की याद दिला रही थी जब वो बिना सोए घर वापस आता था और हर बार उसकी माँ जागकर उसका इंतजार करती थी। लेकिन सब कुछ बदल गया जब उसकी माँ गुजर गई। हमेशा उसका दिल खाली खाली सा रहता था, जैसे उसके लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिसके बाद जब वो अपने घर का दरवाजा खोलता है तो पूरी जैमल फैमिली उसका इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी एलिस कहती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, जिस पर र्योमा कहता है कि उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। उसकी माँ भी उसका ऐसा ही इंतजार करती थी। जिसके बाद एलिस और आर्या उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली ही हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।